Recording in progress. पार्ट 2 में। अच्छा, पार्ट 2 में ठीक है, तो मैं पार्ट 2 में आ जाता हूँ। कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंजेस इन एनी इंटरफेरेंस पैटर्न डिपेंड्स ऑन। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, एक शब्द आता है फ्रिंज विजिबिलिटी। कॉन्ट्रास्ट का मतलब चमक के दिखता है ना, बैकग्राउंड में क्या है, तो उसको कॉन्ट्रास्ट मतलब कम ज्यादा का अंतर आपस का रिलेटिव होगा, उसको कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। घर में अगर मान लो दो बच्चे हैं, अगर एक ज्यादा शैतान है तो दूसरा बच्चे को अपने आप ही सीधा बोल देंगे कि ये इससे कम है इसलिए। और अगर दोनों एकदम अपोजिट में है, एक तो बिल्कुल ही भोला है, एक बहुत ही शैतान है, तो कहेंगे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है यहाँ पर घर में। तो यहाँ पर विजिबिलिटी का फॉर्मूला, फ्रिंज विजिबिलिटी जो है, ये होता है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम ऑन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। तो कॉन्ट्रास्ट हमें तब मिलेगा कि जब मिनिमम 0 हो जाए, मैक्सिमम बड़ा हो जाए, इनमें अंतर ज्यादा होगा ना, तो उस हिसाब से हमको मिलता है। इसका फ्रिंज विजिबिलिटी का एक्चुअली फॉर्मूला इस तरह से बन रहा है, क्योंकि वो डिफरेंस को देख रहे हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम है ना, अंतर कैसा आ रहा है, तो उतना अच्छा दिखेगा वो। मोबाइल में आप कभी आपके पास फोटो खींचते हो, उसको कभी उसका कॉन्ट्रास्ट चेंज करने का वो आते हैं टूल, उससे देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में और बोलिए कोई क्वेश्चन। इसके अंदर B5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन B5 देखिए। क्वेश्चन B5, इसमें लिखा है कि इन a Young's double slit experiment, the intensity at a point where the path difference is lambda by 6 is I. If I naught denotes the maximum intensity, I by I naught is। जहां पर ये पाथ डिफरेंस कह रहे हैं कि लेमडा बाई 6 है, तो डेल्टा एल की वैल्यू लेमडा बाई 6 कह रहे हैं, तो डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 6 हो गया, तो ये तो हो गया पाई बाई 3। तो इंटेंसिटी का फार्मूला I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। ठीक है, अगर I नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो I नॉट की वैल्यू मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो आप ये जानते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी तो जिसको अपन 4 I नॉट बोलते हैं, इन्होंने I नॉट बोल दिया, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आप दोनों को बराबर मान लेंगे, अपन कुछ नहीं बोल रखा है अपन को। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है, दोनों की इंटेंसिटी को अगर I मान लेते हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो 4I हो गई, जिसको इन्होंने I नॉट कह रखा है। और बाकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया 2I प्लस 2I कॉस डेल्टा फाई। कॉस डेल्टा फाई की कॉस पाई बाई 3 हो गया, कॉस पाई बाई 3 हो गया माइनस प्लस हाफ, तो 3I हो गया ये। तो जो हमारी इंटेंसिटी है वो है 3I गिवन 3I। तो 3I अपॉन, इनको डिवाइड कर देते हैं, I बाय I नॉट। I1 अपॉन I नॉट चाहिए हमें, I1 अपॉन I नॉट की वैल्यू चाहिए, तो I1 की वैल्यू है 3I और I नॉट की वैल्यू है 4I, तो 3/4 आ रहा होगा। ये फ्रिंज विजिबिलिटी जो है ना, फ्रिंज विजिबिलिटी ये मैंने लिखा है I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, ऐसा फॉर्मूला है कुछ। ठीक है,
अब इसके बाद में आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन C1। C1 क्वेश्चन देखिए, तो C1 क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि व्हाइट स्पॉट कहां देखने को मिलेगा। देखो ऐसे ही पागल बनाना चाहते हैं, डायग्राम बना के पागल बना रहे हैं। हर कोई जानता है कि अगर इधर से व्हाइट लाइट आएगी तो व्हाइट स्पॉट एकदम सेंटर पे दिखता है, और सेंटर यहां से d/2 डिस्टेंस पर होता है। अब इन्होंने क्या कर लिया कि अपनी मर्जी से एक पॉइंट डिफाइन कर दिया जो कि 2d/3 नीचे है, तो उन्होंने एक लाइन बना दी है, उसको इन्होंने O बोल दिया है कि इसको हम O बोलेंगे और ये 2d/3 है। इस लाइन से क्या मतलब हमको, बस ये डिस्टेंस निकालने की जरूरत है कि कितना दूर होगा, 2d/3 माइनस d/2। इससे आपको लोकेशन मिल जाएगा इसका। इससे d/6 d/6 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं D2 क्वेश्चन, तो मैं D2 क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन D2 देखिए, क्वेश्चन D2 क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि इन YDSC both the slit produce equal intensity on the screen. 100% transparent film is placed in front of one of the slit and now the intensity of the geometrical center on the screen becomes 75% of the previous intensity. ठीक है, तो अब देखिए बात क्या है। सेंट्रल मैक्सिमा पर पहले इंटेंसिटी क्या होती है, 4I0, क्योंकि वो सेंट्रल मैक्सिमा है। फार्मूला होता है I इज इक्वल टू 2I0 प्लस 2I0 cos डेल्टा फाई। तो यहाँ पर डेल्टा फाई की वैल्यू 0 होने से यहाँ की इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की 4I0 हो गई पहले। फिर ये कह रहे हैं कि हमने इसमें एक वो लगाया था फिल्म, उससे इंटेंसिटी चेंज हो गई। तो जब हम यहाँ पर फिल्म लगा देंगे तो उससे एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आ जाएगा μ-1 इंटू टी, जिसकी वजह से एक फेज डिफरेंस आ जाएगा 2π/λ इंटू μ-1 इंटू टी। ऐसा आने से फिर उस जगह कैलकुलेशन में रख देंगे, हम नई इंटेंसिटी निकालेंगे 2I0 प्लस 2I0। अब इसकी वैल्यू वगैरह हमें कुछ सवाल में दे रखी होगी। ये है क्वेश्चन नंबर D2। 6000 दे रखा है, 1.5 दे रखा है, तो ये आ गया 2π/6000, 10 की पावर -10, 3/2 -1 हो गया 1/2, और इसका थिकनेस हमको दिया हुआ है फिल्म का थिकनेस हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको T मान लेते हैं, हमें नहीं मालूम क्या होगा। तो अब यहां से कैलकुलेट करेंगे कि इसकी इंटेंसिटी जो हो गई पहले से 75% हो गई, तो इसका 75% होता है 3/4, यानी कि 3I0 हो गई, तो यहां रख देंगे 3I0। तो 3I0 रखेंगे तो ये इधर चला गया, तो cos डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ। cos डेल्टा फाई की वैल्यू हाफ आ गई। अब आप बताइए कि cos डेल्टा फाई हाफ कब आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है π/3 पर, तो 2nπ प्लस माइनस π/3। तो इसके बाद में 2nπ प्लस माइनस π/3, ये जो वैल्यू हमको मिली वो इसके बराबर होगी। यहां से उठा करके 2 से 2 कट गया,
तो ये आ गया पाई टी अपॉन 6000 इंटू 10⁻⁻10 2n पाई प्लस माइनस π/3। पाई इसमें से काट देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो t का वैल्यू आ गया 12,000 इंटू 10⁻⁻10 n प्लस माइनस, ये 3 से कट जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻10। अगर आंसर जो है हमारे क्या माइक्रोमीटर वगैरह में है, क्या माइक्रोमीटर में है, तो माइक्रो में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो 10⁻⁻6 में करेंगे तो ये 1.2 हो जाएगा, 1.2 n प्लस माइनस 0.2 माइक्रोमीटर। अब n का वैल्यू चेंज कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन F1 पूछना चाह रहे हैं, तो इसके बाद F1 क्वेश्चन देख लीजिए। Question F1. White light is incident normally on a glass plate of thickness 500 nanometer, refractive index 1.5, और फिर ये दे रखा है, तो strongly reflected by the plate। strongly reflected का मतलब हो गया कि रिफ्लेक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम ये जानते हैं कि रिफ्लेक्शन की वजह से एक पाई का फेज डिफरेंस आएगा। इसकी अगर थिकनेस टी है तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस इसका आ जाएगा 2 म्यू टी, और पाई का चेंज आने से जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है वो डिस्ट्रक्टिव में आ जाएगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन डिस्ट्रक्टिव की हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टिव चाहिए, स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड। तो स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड की बात आ रही है, तो स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड में अपन कहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन लगा देंगे, 2n-1 lambda by 2 should be equal to 2 mu t। इससे आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी 4 mu t अपॉन 2n-1, इससे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इवन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इवन देख लीजिए, इवन में क्या करना है। क्वेश्चन इवन, इवन में मैं दे रखा है कि इन YDSC एक्सपेरिमेंट थिन फिल्म्स ऑफ थिकनेस T1 and T2 आर प्लेस्ड in front of slit S1 and S2 as shown in figure 1 and 2. It is observed that the first minima and second minima are produced at point O in first and second experiment respectively, and point O and S are symmetrically with S1 and S2. ठीक है, both the film have same refractive index। if T2 by T1 is x by x की वैल्यू निकालनी। चलो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सॉल्व करने की मेहनत करने की बात कर रहे हैं, कर देंगे। ये कह रहे हैं कि एक बार आपने ऐसे स्लेट लगाया, ठीक है, और आपने दूसरे केस में क्या किया कि एक ही तरफ दोनों लगा दिया, तो अब हमें कुछ हिसाब लगाना है। इसकी वजह से एक शिफ्ट होगा S1, इसकी वजह से शिफ्ट होगा S2। दोनों की थिकनेस में फर्क है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का बराबर है, ऐसा हमें बताया गया। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका S1 अगर आप लिखेंगे तो इसका आ जाएगा μ1 माइनस μ1 तो हो गया, μ1 नहीं एक ही है इसलिए म्यू ले लेते हैं, μ-1 T1 d by d, और S2 की वैल्यू हो जाएगी μ-1 T2 d by d। और अब यहां पर देखेंगे
तो इन दोनों में म्यू कॉमन आ रहा है, एक ही हो गया, T1 प्लस T2 लेंथ हो गई इसकी। तो इसका जो एस आ रहा है वो आ गया μ-1, इसको S3 बोल देते हैं, और ये T1 प्लस T2 d/d। तो एक तरह से इस वाले में तो नेट शिफ्ट जो आएगा वो S1 माइनस S2 आ जाएगा, और इसमें जो नेट शिफ्ट आ रहा है वो S1 प्लस S2 आ जाएगा। इसके अंदर लोकेशन की बात हो रही है मैक्सिमा की, तो इसमें मैक्सिमा लोकेट होता है n बीटा प्लस S1 माइनस S2, और मिनिमा की बात अगर लोकेट करना चाहते हैं तो ये आ जाता है 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा, प्लस S1 माइनस S2, ये इसका मिनिमा का हो जाएगा। और इसके अंदर देखेंगे तो इसका हो जाएगा n बीटा प्लस S1 प्लस S2, इस तरफ इधर लगा ना उधर शिफ्ट हो जाएगा। और मैक्सिमा का देखेंगे, ये तो मैक्सिमा का हो गया, मिनिमा का देखेंगे तो 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 S1 प्लस S2, ऐसा आ रहा है। दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम दे रखा है इसलिए लिया हमने, बोथ फिल्म्स हैव सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। फिर इसके आगे सवाल है कि इफ T2 by T1 इज x बाई, T2 by T1 हमें कैलकुलेट करना है मेरे हिसाब से। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हमको कि इट इज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमा एंड सेकंड मैक्सिमा प्रोड्यूस्ड एट O पॉइंट इन फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो ये कह रहे हैं कि O के ऊपर इनको मिल रहा है फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए इसमें n इक्वल टू 1 रख देंगे और O के लिए y 0 रख देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 0 और n की जगह 1 रखेंगे तो बीटा बाई 2 S1 माइनस S2, एक इक्वेशन ही हो जाएगी। और सेकेंड वाले में, अच्छा इसमें फर्स्ट मिनिमा की दो दिक्कत आ सकती है, इसमें दो तरह की वैल्यू आ सकती है। इसमें हम ये जानते हैं कि मॉड वाला सा केस होता है, फर्स्ट मिनिमा यहां भी होता है, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में ये सेंट्रल मैक्सिमा इधर खिसक के इधर वाला हो जाए, तो उस केस में यहां पर क्या फर्क पड़ जाएगा, प्लस माइनस के साइन का फर्क पड़ जाएगा, यहां पर प्लस माइनस यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। T1 की वैल्यू बड़ी दे रखी है, ऐसा कैसे पता चला? ऑप्शन से कह रहे हैं, सारे ऑप्शन T2 बाई T1 जो आ रहा है उनसे दिख रहा है कि फिर T2 बड़ा T1 बड़ा है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने से फर्स्ट मिनिमा का कैलकुलेशन में मैंने कहा ना कि फर्स्ट मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा होता है इधर, तो फर्स्ट मिनिमा इधर भी आता है और एक फर्स्ट मिनिमा इधर भी आता है, तो बीटा बाई 2 प्लस में आ गया, तो बीटा बाई 2 माइनस में भी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस लगा दिए, ठीक है। इधर सेकेंड वाले केस में आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इसका सेकेंड मैक्सिमा, तो सेकेंड मैक्सिमा लोकेट करना है, तो ये तो पूरा ऊपर ही शिफ्ट होगा, तो सेकेंड मैक्सिमा जो है वो y इक्वल टू 0 पर आ गया, तो नीचे वाला ही होगा वो, तो इसमें n की वैल्यू माइनस वाली रख देंगे हम और y की जगह 0 रख देंगे। सेकेंड मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू 2 रख देते हैं, -2 बीटा S1 प्लस S2, ठीक है। इधर भी माइनस वाली रख देना, आ जाएगा। y0 कैसे हुआ, तो इन्होंने क्वेश्चन में O पॉइंट पे ही कहा है, O पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इस तरह से होता है, इस लाइन के ऊपर
ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, फिर इधर फर्स्ट मैक्सिमा होता है, फिर इधर सेकंड मैक्सिमा होता है। तो अब हुआ क्या है कि सेकंड मैक्सिमा इसकी जगह शिफ्ट हो गया जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा होता है। तो इधर वाली साइड में स्लिट हमने लगाई, तो ये वाला जिसका कोऑर्डिनेट है वो चल करके यहां पहुंच गया। इसके लिए n की वैल्यू -2 होती है और इसके लिए n की वैल्यू +2 होती है, तो ये वाला यहां पहुंच गया। इसके लगाने से पूरा पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, इसलिए माइनस वाली वैल्यू रखेंगे उधर। ठीक है, अब इसके बाद में E2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। E2 में क्या करना है देखिए, E2 क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बता रहा हूं, तो उसको क्या करना है कि इस वाले पॉइंट पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालेगा। तो म्यू -1 इंटू T1 इसका एक्स्ट्रा पाथ, म्यू -1 इंटू T2 इसका एक्स्ट्रा पाथ, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, तो ये आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू -1 T1 माइनस T2। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इस जगह पर वो कह रहे हैं कि मिनिमा आ जाएगा, फर्स्ट मिनिमा। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू फर्स्ट मिनिमा के लिए λ/2 होती है, तो इसको λ/2 के बराबर कर देंगे। और इधर वाले केस में आप निकालना चाहेंगे दोनों से, तो इन दोनों का टोटल एक्स्ट्रा पाथ आ जाएगा म्यू -1 T1 प्लस T2, ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो जाएगा। इस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2λ के बराबर कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अब क्वेश्चन E2 पूछ रहे थे, E2 बता देता हूं मैं। जैसे कुछ लोग फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने फॉर्मूले से बताया। नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधे सोच के भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन E2 देखिए, इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर। E2 क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि YDS एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि इस तरह से इस्तेमाल किया एक लेंस, फिर इसके पीछे एक सोर्स है लाइट का, फिर वो लाइट ऐसे जा रही, फिर इसके आगे हमने एक मिरर लगा दिया, फिर इसके आगे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं YDSC वाला। डराने की पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे लेंस लगा दो, मिरर लगा दो। भोला बच्चा तो छोड़ ही दे, मतलब छोड़ भी दिया होगा लोगों ने। ऐसे करके लाइट आ रही है, एंगल 45 डिग्री का दे रखा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये लाइट जो 45 डिग्री पर आ रही, इससे अपन मिरर के लिए इमेज बना दी जाएगी। तो यहां पर इमेज बना देते हैं, इस तरफ बन जाएगी, जो जैसे लेंस ऐसे दिख रहा है, ऐसी इसकी इमेज बन जाएगी। और ये जो एस इधर दिख रहा है वो एस इधर दिख जाएगा, और वो जो लाइट ऐसे आ रही है वो ऐसे आ जाएगी। इस तरह से लाइट आ जाएगी। कुल मिला के वो कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर 45 डिग्री पर लाइट आ रही, इधर से 45 है तो उधर से 45 हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, घुमा फिरा के कह रहे हैं कि लाइट ऐसे एंगल पे आ रही, 45 डिग्री पर आ रही। तो assuming only reflected light from the plane mirror, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर होगा? तो अपन ने क्लास में पढ़ रखा है, तो इसके बीच वाली लाइन होगी, यहां होगा सेंट्रल मैक्सिमा। अब ढूंढ लेना, 10:45 लग जाएगा। अब हम पार्ट इसमें से ये जी वाला मना किया था आपको करने के लिए, पार्ट 3 में आ जाए। पार्ट 3 में आपने पूछा है
अगर इसको फोकस पे नहीं रखते इस क्वेश्चन में तो ये पैरेलल लाइट नहीं होती, फिर हमारे लिए इसमें दिक्कत आती है पार्ट डिफरेंस निकालने थोड़ी सी। वो तो कोई भी कंडीशन देंगे उसको थोड़ा सा मेजरमेंट करने लायक देंगे, कर लेंगे मेजर। उसमें अब देखो यहाँ पर क्या करना है आगे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप इसमें से। A1 क्वेश्चन ऑफ पार्ट 3 का पहला सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो इस इक्वेशन से आपको लैम्डा मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो लैम्डा इंटू एफ इज इक्वल टू वी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाय वी, तो सी अपॉन लेमडा एफ। तो आप क्वेश्चन में से लेमडा उठा लेंगे, आ जाएगा। फिर B5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं B5 में चलता हूं। क्वेश्चन B5, two coherent light source each of wavelength lambda are separated by a distance of 3 lambda. Find the total number of minima formed on the line AB. ये तो अपना साउंड वेव चैप्टर में पढ़ के आए होंगे आप लोग। 3 लैम्डा इनके बीच का पार्ट डिफरेंस है, टोटल डिस्टेंस P और Q में, और यहां पर एक लाइन है, इस पे कितने मिनिमा मिलेंगे। तो हम मिनिमा ढूंढने चाह रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमा ढूंढने की बात आ रही, तो इसमें सारे इंफिनिटी तक ढूंढने, तो एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पर पार्ट डिफरेंस 0 मिलेगा, और इस लाइन के ऊपर पार्ट डिफरेंस हमको 3 लैम्डा मिलेगा। यहां पर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा मिलेगा, यहां पर 0 मिलेगा। फिर हम जानते हैं कि यहां से ऐसे पॉइंट मिलेंगे, तो एक जगह पर हमें लैम्डा बाय 2, यहां पर एक लैम्डा मिल जाएगा। यहां पर मैंने 3 लैम्डा लिखना था, एक 0 कैसे लिख दिया। फिर यहां पर हमें 2 लैम्डा मिलेगा, ऐसा कैसा इस तरफ भी मिलेगा। इस तरह से साउंड वेव चैप्टर में बताया था कि हाइपरबोला की जो कंडीशन होती है, आपने पढ़ा होगा, 2 पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, ये L1 और ये L2, तो ये हाइपरबोलिक कर्व बनता है। तो लैम्डा और 2 लैम्डा, तो मिनिमा अगर आप ढूंढना चाहते तो 0 से लैम्डा के बीच एक लैम्डा बाय 2 वाला एक मिनिमा यहां मिलेगा, एक मिनिमा यहां मिलेगा, और एक इस लाइन में आगे मिल जाएगा। 3 इधर मिल जाएंगे, 3 इधर मिल जाएंगे, 6 मिनिमा मिल जाएंगे, ठीक है। B1 क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं क्या क्वेश्चन है B1 में। Two slits separated by a distance of 1 millimeter are illuminated by the red light of wavelength this. The interference fringes are observed on the screen at 1 meter from the slits. और find the distance between the third dark fringe and fifth dark fringe. डार्क फ्रिंज का मतलब मिनिमा हो गया, थर्ड डार्क फ्रिंज का मतलब हो गया थर्ड मिनिमा, और फिफ्थ मिनिमा, ऐसा करना है, ठीक है। हाँ, साइन थीटा के लिमिटेशन से भी कर सकते हैं पार्ट डिफरेंस। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए वही ऐसे ही आएगा, यहां से ज्वाइन करेंगे, ये एंगल थीटा है, तो पार्ट डिफरेंस B साइन थीटा इज इक्वल टू, अपन चाहते हैं मिनिमा, तो 2n-1 लैम्डा बाय 2, फिर साइन थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 2n-1 लैम्डा बाय 2d, यहां पर d मान लिया। अब यहां से इंटीजर ढूंढ लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में
C1 क्वेश्चन जो है कंप्लीटली डार्क रीजन के बारे में बोल रही है। तो कंप्लीटली डार्क रीजन का मतलब है कि जहां पर दोनों का मिनिमा कॉन्साइड करेगा वो कंप्लीटली डार्क रीजन हो जाएंगे। इस तरह का आंसर आना चाहिए। क्या आंसर नहीं मैच कर रहा है? मिनिमा को कैसे मैच करवाएंगे? तो मिनिमा का लोकेशन होता है 2n1 माइनस 2n1 बीटा 1/2। एक का हो गया 2n2 - 1 बीटा 2/2। क्या ऐसा लगाया? अब इसमें क्या होगा कि सक्सेसिव ढूंढना पड़ेगा। इससे काम नहीं चलेगा, एक वैल्यू से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर x डिस्टेंस पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये पहली बार मिलेगा, यहाँ तो कहीं मिलेगा नहीं, तो इधर इधर भी x पे करेगा, तो ये कह सकते हैं इन दोनों पे मिलेगा, इनका डबल होगा आंसर, ऐसा बोल सकते हैं हम। इसका आंसर नहीं आ रहा क्या? आ रहा है, दोबारा चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1 हो गई डिस्कस, है ना। लगभग आपने सारे सवाल पूछ लिए, कह रहे थे बहुत इजी है। इजी में भी पूछ लिए, अभी भी रह गए पूछना। ठीक है, मैं मान लेता हूँ हो गए बाकी सवाल। पानी में डुबोने से फ्रिंज विड्थ में क्या फर्क पड़ेगा? तो फ्रिंज विड्थ के अंदर लेमडा d/d फार्मूला होता है, उसमें से लेमडा नया हो जाएगा, लेमडा अपॉन म्यू। म्यू 1 लेमडा 1 इक्वल टू म्यू 2, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी म्यू लेमडा हो जाएगा, मीडियम के अंदर 1 इंटू लेमडा, लेमडा अपॉन म्यू हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं हम, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं डिस्कशन के अलावा। तो अपने पिछली क्लास में बेसिक अपना डिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अपन ये केस डिस्कस करना चाह रहे थे, आपसे क्लास में ये डिस्कशन में आया था कि अगर ऐसा कुछ हो एन स्लिट डिफ्रैक्शन, एन स्लिट डिफ्रैक्शन की बात आ रही थी। आपने कुछ डेरिवेशन किया होगा घर से, अभी मिलाते हैं आपने क्या किया, जरा देखते हैं। तो अपना डिस्कशन ये था कि हम ऐसे कुछ बनाएंगे, ठीक है, इस तरह का। तो इसमें अपन ने डिस्कस किया था कि ये जो डिस्टेंस है, अपन ने दो डिस्टेंस लिए थे, इस ओपनिंग की विड्थ तो अपन ने बी मानी थी और ये डी माना था, बी और डी, ऐसे करके एन नंबर ऑफ सोर्स आ गया। अपन इन्फिनिटी का केस डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी स्क्रीन जो है वो तो इन्फिनिटी के ऊपर ही है। तो इसमें फिर हमने डिस्कस किया था कि हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो पैरेलल लाइट आएगी। तो यहां से इसकी पैरेलल लाइट का अपन ने कैलकुलेशन किया था ऐसे, फिर इधर से इसके इस ग्रुप की आएगी लाइट,
यही जाकर के इन्फिनिटी पे मिलने वाली है। तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया था रिजल्टेंट। तो हमने इसमें ये कहा गया कि इसकी काउंटिंग है 1 से लेकर के n, कैपिटल N, और इसके अंदर हमने छोटे छोटे n सोर्स बना दिए 1 से लेके n, स्मॉल n। तो इनमें पहले हमने कहा था इन सबको ऐड कर देते हैं, तो इन सब का एडिशन एक जैसा आएगा, पहले कर चुके हैं अपन। तो अपना क्लास में ये कैलकुलेशन आया था, E इज इक्वल टू E नॉट साइन डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट बाय 2 अपॉन साइन डेल्टा फाइव बाय 2 फर्स्ट लास्ट बाय 2 इसका स्क्वायर। इसके आगे n मल्टीप्लाई हो रहा था शायद, ऐसा था ना। फिर इसके बाद में अपन ने इक्वेशन लिखा था कि साइन ओमेगा टी प्लस, यहां पर अपने पास कैलकुलेशन आया था n-1 डेल्टा फाइव बाय 2। ये किसी एक की वजह से आ गया था। अच्छा, स्क्वायर नहीं था, सॉरी, स्क्वायर तो अपने इंटेंसिटी में आएगा, इसमें नहीं था। ठीक है, यहां तक ऐसे ऐसे दे रखा था अपन ने। अपन ने जो कैलकुलेशन किया था दोबारा से लिख देता हूं, चलो ठीक है। अपन ने इक्वेशन लिए लिखा था, इन n सोर्सेस की इक्वेशन लिखी थी। एक की इक्वेशन थी E नॉट साइन ओमेगा टी, दूसरे की थी E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाइव, फिर E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2 डेल्टा फाइव, ऐसे करके आया था। लास्ट वाला आया था प्लस E नॉट साइन ओमेगा टी n-1 डेल्टा फाइव। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सम आप लोगों ने बताया था पहले कि जो आपका कैलकुलेशन आया था उसमें ये E नॉट तो कॉमन आ गया था, और फिर आपने ये बताया था कि साइन n-1 डेल्टा फाइव बाय 2 अपॉन साइन डेल्टा फाइव बाय 2 और साइन ओमेगा टी प्लस n-1 डेल्टा फाइव बाय 2, ऐसा कुछ आंसर आया था पहले। ठीक है, अब अपन ने ये लिखा था फर्स्ट लास्ट जो होता है ना, फर्स्ट और लास्ट में, वो था n-1 डेल्टा फाइव। साइन के टर्म में n-1 नहीं आएगा, ऊपर वाले में n आएगा, n था। ठीक है, ये था अपना n डेल्टा फाइव बाई 2। ठीक है, तो अब अपन ने ये कैलकुलेशन किया था, फिर इसके आगे ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया था। फिर हमने कहा था कि n टेंड्स टू इंफिनिटी और डेल्टा फाइव टेंड्स टू 0। डेल्टा फाइव 0 को टेंड करेगा, n इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो इसी इक्वेशन को रिड्यूस कर लेंगे। E इज इक्वल टू E नॉट साइन
जब n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो इसको अपन आप n डेल्टा फाइव भी लिख सकते हो, क्योंकि इंफिनिटी -1 और इंफिनिटी एक ही होता है। तो ये जो ऊपर n डेल्टा फाइव है, तो डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट बाई 2 हो गया ये। और ये एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन वाले में ये डेल्टा फाइव बाहर आ जाएगा, सिंपल डेल्टा फाइव बाई 2 हो जाएगा। फिर डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट, ये जो है ना, यहां से डेल्टा फाइव की वैल्यू आप लिख सकते हो डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट अपॉन n। तो यहां पर डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट अपॉन n, तो n ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस n-1 डेल्टा फाइव बाई 2। और फिर फर्दर इसको मैंने उसमें रिप्लेस कर दिया, तो बाय n ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया कि यहां से यहां पहुंच गए हम, ये जो मैंने लिखा था यहां पर डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट लिखा है। अच्छा, डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट का अपन ने कैलकुलेशन बता रखा है कि डेल्टा फाइव फर्स्ट और लास्ट में जो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू बी साइन थीटा है, फर्स्ट और लास्ट वाले में जो पार्ट डिफरेंस है वो बी साइन थीटा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ये एक सोर्स हो गया, अब इन सब का ऐड करने से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उस पॉइंट पर, वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। ऐसा इसका भी होगा, ऐसा इसका भी होगा, क्योंकि ये सब पैरेलल है और थीटा एंगल पर है। अब इनके बीच में, सक्सेसिव के बीच में हम कह रहे थे ये एन हो जाएंगे, तो इसको अपन एक नया मान लेते हैं कि इसको कुछ नई वैल्यू मान लेते हैं। इसके लिए हम क्या सिंबल बनाएं, टोटल को कुछ नया सिंबल दे देते हैं। फिर ये इनमें आपस में फेज डिफरेंस आ जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा b प्लस डी, पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था। और दो सक्सेसिव के बीच में पार्ट डिफरेंस आ जाएगा b प्लस डी साइन थीटा, डेल्टा एल एक से दूसरे के बीच, फिर दूसरे से तीसरे के बीच, हर एक में ऐसे बढ़ता जाएगा, तो फेज डिफरेंस भी उसी हिसाब से इंक्रीज करता जाएगा। तो अब हम इसमें यूं लिखना चाहेंगे इसकी इक्वेशन में कि ये जो साइन वाली इक्वेशन है इसमें एक और पार्ट डिफरेंस ऐड कर देंगे। ये वाली क्वांटिटी, तो अगर ये n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये n-1 जो है एक तरह से हो जाएगा n, और ये n डेल्टा फाइव हो जाएगा डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट बाई 2, है ना। ये वाला अंदर वाला भी ऐसे लिख सकते हैं हम। तो अब मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर नीचे, इसी एक्सप्रेशन को नीचे लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू एन ई नॉट साइन। अच्छा, इस वाले फैक्टर को कुछ नाम दे देते हैं, बार बार है ना बीच बीच में आ रहा है, इसको अल्फा फैक्टर बोल देते हैं। इधर अलग से कर लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू ये है हमारा साइन डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट बाई 2 अपॉन साइन, मतलब साइन नहीं यहाँ पर, डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट बाई 2, इसको एक अल्फा नाम दे दिया। तो यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई हो गया इसकी जगह पर, फिर इसके आगे साइन वाला फंक्शन आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस, और n-1 को n बोल दिया क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है, और n डेल्टा फाइव जो हो गया वो डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट हो गया, तो डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट बाई 2, ये इसकी इक्वेशन हो गई जो यहां से वहां जा रहा है। ठीक है, अब इससे इस वाले में अब इसको अपन ने फर्स्ट वाला नाम दे दिया, इसको सेकंड वाला नाम दे दिया। तो ये फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे इंफिनिटी पर। अब इससे जो दूसरा वाला है उसमें और इसमें आपस में पार्ट डिफरेंस आ जाएगा b प्लस डी साइन थीटा, तो उसके अंदर एक नया फेज डिफरेंस आ जाएगा। उस फेज डिफरेंस को अपन मान लेते हैं, कुछ और नाम दे देते हैं, इसमें फाई ले लिया था ना, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चलो गामा ले लेते हैं।
तो E2 की इक्वेशन जो हो जाएगी एन ई नॉट एल्फा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट बाय 2 प्लस गामा। E3 हो जाएगी एन ई नॉट एल्फा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट बाय 2 गामा। ऐसे करके एन नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो एन ई नॉट एल्फा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाइव फर्स्ट लास्ट बाय 2 एन माइनस 1 गामा, कैपिटल एन माइनस 1 गामा। व्हाट इज गामा? गामा इज फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा बी प्लस डी साइन थीटा। ठीक है, अब आपको इनको ऐड करना है। तो ये वापस आपकी वही सीरीज हो गई साइन वाली, जिसमें से ये फिक्स एंगल हो गया और ये बढ़ते हुए ऑर्डर में आ रहा है, सेम जैसे पहले आपने ऐड किया था ना, सेम वैसा ही फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब मैं इसका रिजल्टेंट लिखने जा रहा हूं उसी फॉर्मूले के आधार पर। ठीक है, इसके लिए मैं इधर मिटा देता हूँ, ये वाली जगह थोड़ी जगह कम पड़ रही, उसको मिटा देता हूँ और फिर हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं टोटल रिजल्टेंट जो आ रहा है। समेशन करना है तो ई नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसमें से एन ई नॉट एल्फा कॉमन आ गया, एन ई नॉट एल्फा कॉमन आ गया। फिर आपके पास ये साइन वाली टर्म हो गई, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना। तो पहले वाले से अगर इसी वाले फॉर्मूले से कंपेयर करूंगा तो इससे मिलता जुलता ही फॉर्मूला है ये। तो जो क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी उसका एन डेल्टा 5/2 आ गया, तो बढ़ती जा रहा है गामा। तो इसमें आ जाएगा साइन कैपिटल एन गामा बाय 2 अपॉन साइन गामा बाय 2, ऐसा आ जाएगा। गामा क्या है ये लिखा है, व्हाट इज गामा, ये है गामा। फिर इसके बाद में अगली टर्म जो आएगी आपकी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा 5 फर्स्ट लास्ट बाय 2। तो जो आपने आंसर लिखा था पहले वाला ओमेगा टी जो टर्म है, फर्स्ट टर्म का ओमेगा टी ऐसे दे रखा है, और फिर जो लास्ट वाला जो टर्म है उसका आपने क्या किया है, आधा कर दिया है। इस वाले टर्म का, लास्ट वाली टर्म का आधा कर दिया जो चेंज हो रही है। तो ये वाला टर्म तो वैसा वैसा हो गया, जो चेंज हो रहा है वो हमारे पास ये है n-1। तो ये आ जाएगा n-1/2 गामा। ठीक है, n और n क्या है, ये जो स्मॉल n है ये तो बहुत बड़ा नंबर है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, और ये n फाइनाइट है। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि n क्या है। जो एक स्लिट होती है ना उसके अंदर जो सोर्सेस की संख्या है वो है स्मॉल n, 1 2 3, और ऐसी हमने कितनी स्लिट ले रखी है वो है कैपिटल N। जैसे हमने एक स्लिट ले ली, दूसरी स्लिट ले ली, तीसरी स्लिट ले ली, तो इसको एक स्लिट कह दिया, इसको दूसरा कह दिया, इसको तीसरा कह दिया, ऐसे करके n नंबर की स्लिट्स है। तो कैपिटल N तो है, n तो है नंबर ऑफ स्लिट्स, और स्मॉल n क्या है, एक स्लिट के अंदर जो एक सोर्स मानते हैं वेव फ्रंट के अंदर वो है, जिसकी वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही। ठीक है, अब इसमें देखिए n इंटू n करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सोर्स हो जाएंगी, हम कह सकते हैं। तो ये अब आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया होगा, अपन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जो ये लिखी है ना साइन वाली टर्म,
ये तो कुछ भी हो, ये है हमारे काम की चीज, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है ना वो हमें देगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी दे देगा। तो इसकी इंटेंसिटी का कैलकुलेशन देखिए क्या होगा। तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक है। E1 E2 से लेके En कैसे लिखा, ये E1 E2 E3 En कैसे लिखा, ये मैं बताने जा रहा हूं। E1 क्या है, इस वाले सारे सोर्सेस का मिला करके एक रिजल्टेंट बना दिया, इन सब का मिला करके एक रिजल्टेंट बना दिया, इन सब का मिला करके एक रिजल्टेंट बना दिया। इसका जो है वो E1 है, इसका जो है वो E2 है, इसका जो है E3 है, ऐसे करके n नंबर वाले का En है। फिर 1 और 2 के अंदर आपस में डिस्टेंस जो है वो b प्लस डी है, तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया b प्लस डी साइन थीटा, थीटा एंगल पर। तो इनमें फर्स्ट वाले से इतना है, फिर इससे ये और आगे है, तो ऐसे सक्सेसिव ये गामा जो फेज डिफरेंस निकाला b प्लस डी साइन थीटा से, तो E1 से E2 में इतना एक्स्ट्रा है गामा, उससे गामा वो आ गया, तो इससे टोटल 2 गामा हो गया, ऐसे करके एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब मैं ये जो इधर लिखा हुआ ना, ये वाला हिस्सा मिटाने जा रहा हूं, ये मिटा सकते ना, ये हम मिटाने जा रहे हैं, मिटा दिया मतलब ये भी हमने मिटा दिया। अब हम ये जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है, तो एन स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और फिर ये बचा हमारे पास कुछ साइन एन गामा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन गामा बाय 2, इसका भी स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख लेते हैं ओवरऑल, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कुछ कांस्टेंट लिख लेते हैं, k टाइम्स k एन स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर, अल्फा की जगह उठा के रख देते हैं वहां से, साइन डेल्टा फाई, इसकी वैल्यू पूरी b की टर्म्स में लिख देता हूं मैं, तो साइन डेल्टा पाई 2 करना है, तो पाई बाय लेमडा इंटू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय पाई बाय लेमडा इंटू बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर। इसके अंदर साइन एन बाय 2, अब इसका गामा ये रहा, गामा बाय 2 आया ना, तो गामा बाय 2 की वैल्यू यहां से रख देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, तो एन पाई बाय लेमडा इंटू बी प्लस डी साइन थीटा, ये आ गया, अपॉन साइन गामा बाय 2 की वैल्यू पाई बाय लेमडा बी प्लस डी साइन थीटा, इसका स्क्वायर। ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन से हम कुछ पुराने रिजल्ट डिराइव करना चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। जैसे अपन YDSC वाला रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, तो YDSC के अंदर हमारे पास कैलकुलेशन में ये होता है कि ए की वैल्यू 0 हो गई, ये जो डिस्टेंस था ना हमारे पास, YDSC में हम क्या मानते हैं कि दोनों स्लिट की विड्थ कुछ नहीं मानते हैं, तो B की वैल्यू 0 हो गई, B 0 हो जाए और D की जगह D रहे, तो उस केस में ये, और N की वैल्यू 2 रख दें, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फार्मूला बन जाना चाहिए,
हाँ, तो इसी पे बात चल रही है कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अपन बात कर रहे थे कि बी अगर 0 हो जाए और बी की वैल्यू 0 हो जाए, 0 को अप्रोच करे, और डी तो डी है ही, और एन की वैल्यू 2 हो जाए, तो उस केस में आप देखिए क्या हो रहा है। तो यहां पर एन की वैल्यू को मुझे 2 रखना है और बी की वैल्यू 0 रख देंगे। तो बी की वैल्यू 0 रखने से ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, साइन 0/0 ऐसा फॉर्मेट बन रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। साइन x/x, बी अप्रोचेस टू 0, तो ये वाली वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है अपना, इसके अंदर अपन ने वैल्यू पुट कर दिया है, एन की जगह 2 रख दिया है और बी की जगह 0 रख दिया है। तो बी की जगह तो 0 हो गया, एन की जगह 2 हो गया। तो इसको ओपन कर देंगे आप। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा हो गया और ये साइन थीटा हो गया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा वाली टर्म कट जाएगी, 2 कॉस थीटा आ जाएगा, 2 से 2 बाहर आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये एन ई नॉट, एक की इंटेंसिटी जो है एन ई नॉट स्क्वायर, इसको अपन ने आई नॉट बोला था। तो इस वाली टर्म को अगर आई नॉट से रिप्लेस कर दे तो ये एक्सप्रेशन में ऐसा बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, और बाकी का एक्सप्रेशन जो है वैसा का वैसा ही। तो अपना सेम एक्सप्रेशन बन रहा है जो उसमें अपन ने बना रखा था, कॉस स्क्वायर के एंगल में आ जाएगा। आपको याद होगा इंटेंसिटी का वाईडीएससी का फॉर्मूला था आपके पास 2i0 प्लस 2i0 कॉस डेल्टा फाई। तो आप इसमें से 2i0 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई को 2 साइन स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 कॉस स्क्वायर, 4i0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, और डेल्टा फाई की वैल्यू आप जानते हैं 2 पाई बाय लेमडा इंटू डी साइन थीटा होती है। सेम वही वाला एक्सप्रेशन इसमें आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो हमने एन स्लेट का जो फॉर्मूला डिराइव किया जनरल, ये फॉर्मूला अपने वाईडीएससी वाले केसेस को भी बता देगा। आप इसमें एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे और फिर इसका हिसाब लगा के देखेंगे तो सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो अपन ने वाईडीएससी में कैलकुलेट कर रखा है। अगर आपको 3 सोर्स आ जाए तो कैसे हैंडल करोगे, तो इसका आंसर इस इक्वेशन से मिल जाएगा। मतलब ये एक ऐसा केस हो गया जिसके अंदर आपके पास में ना बहुत सारे फॉर्मूले बन गए एक साथ। अगर इसको मुझे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले से, हाँ, एन को 3 रख देंगे तो वाईडीएससी में 3 में क्या होगा वो वाला आंसर इसमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद में एक और चीज है इसमें कि अगर मुझे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का केस देखना है तो सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन में एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और डी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, डी 0, डी किसी में है ही नहीं। तो कैपिटल एन की वैल्यू 1 रख दीजिए आप, 1 रख देंगे तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी पूरी तरह से। तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, यही वाला टर्म बचा जो कि आपके पास सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन का फार्मूला हो गया। अब आप क्या करना, घर से इसमें एक एनालिसिस है कि एक जनरल फार्मूला हो गया हमारे लिए, याद रहे तो अच्छी बात है, कोई जरूरी भी नहीं है ना। इसमें कोई जरूरी बात भी नहीं है कि हम इसको याद ही रखें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपने शीट के सवाल करोगे तो। पर इसमें कुछ जनरलाइजेशन हो रहा है इसलिए मैंने इसको लिया है क्योंकि ये सभी केसेस को डिस्कस कर रहा है। अब आप अपनी तरफ से घर में इस वाले को तो आई नॉट रख लेना, एन ई स्क्वायर जो है ना ये वाला टर्म, इसको आई नॉट के बराबर रख लेना। फिर ये बाकी की टर्म जो है जैसे रहने देना। इसमें आप चेक करना कि एन की वैल्यू 3 होगी तो उस केस में मैक्सिमा मिनिमा लोकेट करना।
मैक्सिमा एंड मिनिमा, और एन की वैल्यू 4 पे क्या होगा, ऐसे 3, 4, 5, 3 के लिए देख लेना आप, अपनी तरफ से थोड़ा सा एनालिसिस करना, फिर मैं इस पर डिस्कस करूंगा, इससे आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने बना दी है, इसमें आप इस इक्वेशन के थ्रू आप चेक करना कि अगर एन की वैल्यू हम 3, 4, 5 लेते हैं तो उस केस में हमें जो मैक्सिमा प्राप्त होंगे वो कहाँ, माने किस तरह से कितने मैक्सिमा प्राप्त होंगे और मिनिमा प्राप्त होंगे, तो कैसे थीटा को वेरी करेंगे, तो हमारे पास थीटा वेरी करने के लिए आ रहा है वहां पर, तो थीटा के साथ वेरी करने पे क्या मिलने वाला है ये देखना है। थीटा 0 पे क्या हो रहा है, फिर थीटा बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना, फिर मैं उस पर अपनी तरफ से बात बताऊंगा। इस इक्वेशन पे हिसाब लगा के देखना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इससे। तो इस तरह से हमने डिफ्रैक्शन के सारे केसेस ले लिए। जब ये इसका आप एनालिसिस करके आएंगे तो फिर मैं इसके बाद एक बात और बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकली इस्तेमाल की जाती है, और वैसे एग्जाम के लिए ये कोई कीमती नहीं है। अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। यूज ऑफ डिफ्लेक्शन कहाँ आता है। डिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए उसमें आपने एक पढ़ना है ब्रेक्स लॉ। ब्रेक्स लॉ तो ब्रेक्स लॉ में ऐसा देखा गया कि एटम्स के बीच जो स्पेसिंग होती है उसमें से जो लाइट जाएगी वो डिफ्रेक्शन का काम करती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब लाइट किसी एंगल पर आती है इसमें ऐसे, तो मैं एक लाइट यहां पर दिखाने जा रहा हूं। ये कोई लाइट आई और इस तरह से यहां से रिफ्लेक्ट होके चली गई, और एक लाइट जो है वो यहां से सेकेंड वाली स्केल से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, जैसे नीचे वाले एटम से। इन दोनों का जो इंटरफेरेंस होगा इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगा के। तो पार्ट डिफरेंस क्या आया इसकी बात आ रही। तो यहां से ये आ गया है, इसके बजाय मुझे थोड़ा सा ये वाला डायग्राम ये बनाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लेयर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली गई, सेकेंड लेयर से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, अब इनमें आपस में इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ऐसे पैरेलल बीम भेजेंगे तो ऐसे बहुत सारे जगह से रिफ्लेक्शन होकर के मल्टीपल एक इंटरफेरेंस स्पेसिफिक एंगल पर आएगा। तो जिसको कि अपन कह रहे हैं कि अपन ने डिस्कस किया कि इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ संख्या का अंतर है, कितने सारी लाइट आपस में कंबाइन कर रही है। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है डी, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस डी दे रखा है, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, और ये अगर अपन देखते हैं ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा। यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा इस तरफ से डी साइन थीटा। सिमिलरली इधर वाली साइड में भी ऐसे ही पार्ट डिफरेंस आ जाएगा डी साइन थीटा।
तो ये वाली लाइट जो डिस्टेंस चली और ये जो लाइट इसके आगे डिस्टेंस चलेगी, ये दोनों तो बराबर है। यहां पर पार्ट डिफरेंस आ रहा है डी साइन थीटा और डी साइन थीटा का। तो अगर पार्ट डिफरेंस 2d साइन थीटा हो जाएगा और वो अगर n लेमडा होगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहां से अपन पता कर सकते हैं डिस्टेंस के बारे में एंगल के थ्रू। तो हम यहां पर क्या करते हैं, जनरली एटम्स के लिए एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं, एक्स रे भेजते हैं, क्योंकि एटम का जो डिस्टेंस होता है वो भी एंगस्ट्रॉम के अंदर आता है कुछ, और एक्सरे की वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉम में आती है। तो एक कंपेरेबल होने से ये घटना हमको देखने को मिलती है। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में ब्रेग्स लॉ लगाना है तो इसका मतलब हो गया इस तरह का केस है ये। तो ये हो गया एटम्स ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की एटम्स दिखा रखे हमने और ये लाइट ऐसे आ रही है। थीटा इसमें क्या हो गया, एंगल मेड बाय रे विथ प्लेन, प्लेन के साथ, जो हमने एक प्लेन सरफेस की एटम की उसके साथ ये ले रखा है। तो इसके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं कि एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। ये थीटा का पता करके, ये लेमडा का पता करके डिस्टेंस के बारे में जानकारी दी जा सकती है। यानी जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि एटम्स के बीच का क्या डिस्टेंस है, तो उसको पता करने के लिए इस तरह से एक्स रे भेजते हैं, एंगल पे देखते हैं, किसी एंगल पे हमें मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है इस तरफ। तो जब वो मैक्सिमम मिलती है तो उसकी ये कंडीशन होती है। तो जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। मैक्सिमम मिल रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस की कंडीशन ही आ जाएगी। अगर ये बहुत सारे एटम है इस तरह के तो बहुत जगह से पैरेलल जाएगा, तो वो मैक्सिमा की कंडीशन आएगी, सेंट्रल मैक्सिमा टाइप की, सभी पैरेलल है ना, वैसे केस बनेगा, ये कंडीशन आ जाएगी। तो एंगल मेड बाय द रे विद द प्लेन हो गया थीटा, और ये जो इक्वेशन लगाते हैं इसी को कहते हैं ब्रेग्स लॉ। ये एक तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। सामने वाली स्क्रीन के ऊपर हमें पता लग जाता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये थीटा का मेजरमेंट करके डिस्टेंस निकाला जा सकता है एटम्स के बीच में क्या है। ठीक है, ये तो हो गया ब्रेग्स लॉ के बारे में। अब एक और है जो मैं बता देता है जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये हमने पहले डिस्कस किया था डी ब्रोगली वेवलेंथ के केस में, कि डी ब्रोगली ने ये कहा था कि मैटर भी एक तरह की वेव है, हर एक सब्सटेंस को वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी वेवलेंथ का फार्मूला उन्होंने h/p से दिया था। तो ब्रैग ने तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया है वो एक्सरे से किया है। जर्मर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाकर उन्हें बैटरी से एक्सेलेरेट कराकर, मतलब आप ऐसा मान लीजिए कुछ अरेंजमेंट जैसे अपन ने बनाया था एक्सरे वाला अरेंजमेंट, वैसे कुछ कि आप फिलामेंट लगा दीजिएंगे, ये तो हो गया फिलामेंट वोल्टेज, और फिर इसके बाद में एक वोल्टेज और लगा देंगे, एक्सेलेरेटिंग वोल्टेज। इनको एक्सेलेरेट कराकर यहां पर वैक्यूम ट्यूब के अंदर यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इसको इस तरफ अट्रैक्ट करवाएंगे और इसमें से आर पार निकाल देंगे। निकालने के बाद में हम इसमें क्या करते हैं कि मेटल प्लेट से इसकी टक्कर करवाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये टक्कर काट इससे करता है और फिर ये जो रिफ्लेक्ट होता है
तो बिल्कुल ब्रेक इसमें आता है स्पेसिफिक एंगल पर। तो यहां से हमें एक कैलकुलेशन मिलता है, वही जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया इसके अंदर भी, कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, और लेमडा की वैल्यू यहां से आ जाएगी h बाई पी, और h अपॉन अंडर रूट 2m के, और काइनेटिक एनर्जी इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2m e इंटू वी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज जो भी अप्लाइड किया। तो यहां से लेमडा पता करके स्पेसिफिक एंगल पर हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है इलेक्ट्रॉन की। तो इससे ये साबित हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है, और इसमें भी वैसा इंटरफेरेंस होता है जैसा कि ब्रैग ने एक्सरे वाले में किया करके दिखाया था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है और ब्रैग्स लॉ है, उनकी इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि डेविसन जर्मर ने ये एक्सपेरिमेंट लाइट के बजाय इलेक्ट्रॉन से किया है। और उन्होंने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट भी वैसे ही आता है, यानी कि अगर हम इस लेमडा का वैल्यू यहां पुट कर दें तो हमें साइन थीटा मिलेगा इस तरह का, h अपॉन अंडर रूट 2m ई वी बाई डी, इस तरह का मिल जाएगा ये। तो ऐसा पाया गया कि ये स्पेसिफिक जो इस फॉर्मूले से जो थीटा आ रहा है वहीं पर हमें ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है। तो उस इंटेंसिटी को समझाएं किस तरह से, तो उसके पीछे विचार दिया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन को आप वेव मान लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसका एक डायग्राम जो है आप एनसीईआरटी से बना लेना। फॉर डायग्राम रेफर, मेरे हिसाब से शायद दिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई डायग्राम दे रखा हुआ है। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया, ये थोड़ा डायग्राम मैंने ऐसे बनाया ना, ये ऐसे हो जाएगा यूं, इसको तो अरेंज कर लेंगे। यहाँ आप कहेंगे कि यूं निकल गया, फिर ये प्लेट ऐसे रख दूंगा मैं। इसमें प्रैक्टिकल एक डायग्राम बनाते तो उसमें ऐसे नीचे ऊपर से आता है वो इलेक्ट्रॉन, इसको इस तरह से सेटअप बना रखा है एक। ठीक है, उसमें देख सकते हैं। ये दूसरी, ये वाली बैटरी तो फिलामेंट वाली, इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना है, फिर इस वाले को एक्सेलरेट कराना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करके। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन, ये तो रेस्ट पे होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। यहाँ जब निकलेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। इस तरफ हमको वैक्यूम रखना होगा, तो ये पूरा एपरेटस बना के रखते हैं जिसमें वैक्यूम रहता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लेकर के आते हैं। वो उन्होंने शायद निकल की टारगेट, निकल की प्लेट ली थी एक्सपेरिमेंट में। इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, जो इन्होंने डी ब्रोगली वेवलेंथ को साबित कर दिया था प्रैक्टिकली। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन के जो प्रैक्टिकल वाले केस हैं, इसमें से ब्रेग्स लॉ आ गया और एक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की बात हो गई। इसके अलावा आप क्या करना है कि एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना, उसमें और कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेटिव बात दे रखी होगी। जैसे आप उसमें से देखना, एक डिस्टेंस दे रखा होगा, फ्रेशनर्स डिस्टेंस। ये क्या होता है, ये एक बार पढ़ना आप, है ना। अगर दे रखा हो, पुरानी वाली किताब में तो था, अब हटा दिए कुछ चीजें उसमें से, नई किताब में से कुछ चीजें घट गई। फ्रेशनल्स डिफ्रैक्शन तो अपन ने फ्रोनहोफर ही पढ़ा है, और फ्रेशनल वाला नहीं पढ़ा है। तो आप देखना, शायद अब होगा या नहीं को मालूम नहीं, देख के बताना मुझे। ये इस वाले हिस्से की बात हो गई। अब मैं एक छोटी सी बात और करके क्लास, अभी आपकी क्लास छोड़ दूंगा, एक और इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन की जानकारी हो गई। मैं इसको मिटा देता हूं। एक डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला और बता के क्लास छोड़ूंगा। फिर इसके बाद सिर्फ एक पोलराइजेशन बच जाएगा अपनी, जो कि क्लास में कर देंगे।
डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट जो है अभी पिछले 1-2 साल से पूछने लगे हैं, पहले तो कहीं सिलेबस में तो लिखा हुआ नहीं था। एनसीईआरटी में एक जगह फॉर्मूला जरूर दे रखा है, इसलिए शायद हम मान लेंगे कि उन्होंने एनसीईआरटी से पूछना चालू किया है। तो अभी इसके 1-2-3 सवाल आए अभी तक। तो लाइट में डॉपलर इफेक्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं अब आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो इंफॉर्मेशन की बात यह है, इसको यूज करने के लिए एक आइंस्टीन का स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। एक तो ये कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is independent of observer. That means it is same for all. लाइट की स्पीड सबके लिए सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सोर्स है और यहां से ये लाइट भेज रहा है और ये ऑब्जर्वर है, तो ये सोर्स भले इस तरफ जा रहा हो वीएस से और ये ऑब्जर्वर चाहे इसकी तरफ आ रहा हो, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालेंगे तो c, और वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स निकालेंगे तो भी c। ये एक अलग तरह की बात है। ये जो बात पे कंक्लूजन आया था, ये इस बात को चेक करने के लिए माइकलसन एंड मोरले करके 2 वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने लगभग 20-30 साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे, बहुत सारा पैसा उन्होंने खर्च कर दिया। पहले शायद माइकलसन ने चालू किया था, तो उन्होंने अपनी संपत्ति सारी नष्ट कर दी एक्सपेरिमेंट में और अपने मित्र को फिर मिलाया। फाइनली उन्होंने जो कुछ किया ना, उससे आइंस्टीन ने स्टेटमेंट बनाया। वो तो कुछ समझ नहीं पाए, आइंस्टीन ने कहा कि ये है उनके एक्सपेरिमेंट से। ये उनका आइंस्टीन का स्टेटमेंट था कि भाई सबके लिए स्पीड 1 होगी। स्पीड 1 हो जाएगी तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो इससे इसमें चक्कर पड़ गया। हम मानते थे कि टाइम सबके लिए 1 है। पुराना ये कहता था कि टाइम इज सेम फॉर ऑल, वक्त सबके लिए एक जैसा है, स्पीड बदलता रहता है। स्पीड को हम रिलेटिव कहते थे और ये डिस्टेंस भी रिलेटिव आ जाता था। एक के लिए डिस्टेंस टेबल 0 होता था, एक के लिए कुछ और आ रहा है। ये पुराने फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा हो गया। अब नए फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया कि भाई डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले को देखें तो ये सेम हो गया, सेम फॉर ऑल। और फिर टाइम इज रिलेटिव, ये रिलेटिव हो जाएगा, और डिस्टेंस इज रिलेटिव। अब मैं कुछ रिलेटिविटी चैप्टर पूरा नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, बस ये थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं। तो इस जानकारी के अनुसार हम ये कह रहे हैं कि ये पुराना विचार था, ये नया विचार है। इस विचार की वजह से माइकलसन एंड मोरले उलझे रहे। आइंस्टीन ने कहा कि छोड़ो विचार, सच को मानो और कह दो कि स्पीड सेम है, फिर जो बदलना पड़े बदल लेंगे। तो टाइम को भी रिलेटिव बना दिया, डिस्टेंस को भी रिलेटिव बना दिया। तो अब इसमें एक टाइम वाला फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। दूसरा, हमारे लिए टाइम का फॉर्मूला काम का है, इसलिए मैं टाइम का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, उसी का यूज करूंगा। मैं इन दोनों बातों का यूज करने वाला हूं जो मैं लिखने जा रहा हूं डॉपलर इफेक्ट में, कि एक तो लाइट की स्पीड सेम होगी, और किसी की स्पीड के लिए नहीं कह रहे हैं, लाइट की स्पीड के लिए कह रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला हम ये कह रहे हैं
कि डेल्टा टी मूविंग, डेल्टा टी स्टेशनरी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v बाय c का स्क्वायर। चलती हुई घड़ी स्लो हो जाती है। तो कोई भी घटना में जो टाइम बीतेगा, मूविंग घड़ी का टाइम उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। चलती हुई घड़ी स्लो हो जाती है और उसका फॉर्मूला ये है, v हो गई स्पीड ऑफ क्लॉक, है ना। अगर घड़ी चल रही है तो अब इसमें क्या हो गया कि टाइम के साथ मामला ऐसा हो गया कि जैसे मान लीजिए कि एक आदमी ट्रेन में है, अब ट्रेन के अंदर एक घड़ी लगी हुई है और एक रेलवे स्टेशन पे घड़ी लगी हुई है। तो जो एक ऑब्जर्वर है वो मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन पर देख रहा है, तो रेलवे स्टेशन पर जो देख रहा है ऑब्जर्वर, तो रेलवे स्टेशन पे जो घड़ी लगी हुई है तो वाली घड़ी उसकी स्टेशनरी घड़ी है, उसमें जो टाइम आ रहा है, और अगर वो कोई कैलकुलेशन उस आदमी के लिए करेगा कि जो ट्रेन में बैठा है, तो ट्रेन में बैठी हुई घड़ी चल रही है, तो जो चलने वाली ट्रेन घड़ी है वो स्लो हो जाएगी। तो स्टेशन वाले व्यक्ति के लिए ट्रेन में चलने वाली घड़ी धीमे चल रही है, और जो ट्रेन में बैठा है वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि मेरी घड़ी रुकी हुई है और स्टेशन की घड़ी दौड़ रही है। तो स्टेशन वाले के लिए, सॉरी ट्रेन वाले के लिए स्टेशन की घड़ी धीमी हो जाएगी। तो ऐसा हम कहना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है कि डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल फॉर represented by the moving clock, डेल्टा टी मूविंग। अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, फाइनल आपको तो फॉर्मूला याद रखना है, पर ये थोड़ी सी समझ में आ जाए बात इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला भी डिराइव हो सकता है आसानी से, पर इतना टाइम नहीं इसलिए नहीं कर रहे। डेल्टा टी मूविंग, ये हो गया टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाय मूविंग क्लॉक, और डेल्टा टी जो है स्टेशनरी क्लॉक हो गया। टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाय स्टेशनरी क्लॉक, ये इन दोनों को रिलेट करने का तरीका हो गया। अब मैं इन दोनों का यूज करके फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, देख लीजिए फटाफट से। डॉपलर इफेक्ट में क्या करते हैं, तो इसको मैं यहाँ, ये पहला स्टेटमेंट तो आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको मिटा देता हूं। डेल्टा मींस इंटरवल। अब मान लीजिए एक सोर्स है यहां पर और ये है ऑब्जर्वर। हम मान लेते हैं कि सोर्स जो है दूर जा रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है इसके अंदर कुछ। अच्छा, इसमें डॉपलर इफेक्ट जो लाइट में है ना, इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप है ना कौन चल रहा है, बस रिलेटिव वेलोसिटी काम में आती है। जैसे आपने देखा था कि साउंड वाले में दोनों की वेलोसिटी का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, इसकी वेलोसिटी अलग जगह आती है, इसकी वेलोसिटी अलग जगह आती है, एक न्यूमरेटर में आती है, एक डिनोमिनेटर में आती है। लाइट वाले केस में हमको रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब होता है, हमें इस बात से मतलब नहीं होता है कि किसके पास कितनी वेलोसिटी है, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी से हम बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि सोर्स जो है लाइट का वो दूर जा रहा है और ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तो सेपरेशन का मामला है। तो इसने जो लाइट जनरेट की होगी इसके अंदर मान लेते हैं
कि ये जो सोर्स है ना, इसके अंदर कोई है चार्ज जो ऑसिलेट करता है, जिसका टाइम पीरियड टी है। वो टी किसने बताया? इस सोर्स ने बताया। तो अब अपन देख लेते हैं किसके हिसाब से कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो मैं इसके हिसाब से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। फॉर सोर्स व्हेन ऑब्जर्वर इज ऑन सोर्स, है ना, ऐसा मान लीजिए, या इन मैं सोर्स के फ्रेम के हिसाब से कैलकुलेशन कर, तो सोर्स ने क्या देखा होगा वो हम बात करने जा रहे हैं। सोर्स ने ये देखा कि इसके अंदर कोई एक है चार्ज जो ऑसिलेट करता है, जिससे एक वेव पैदा होती है, जिसकी कुछ वेवलेंथ होगी इस तरह से, और जो सी स्पीड से जा रही है। तो इस सोर्स के हिसाब से आ जाएगा लेमडा, लेमडा इसकी वेवलेंथ हो गई, वो कितने बराबर हो जाएगी? सी इंटू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एज सीन बाय द सोर्स। सोर्स ने इसका टाइम देखा, तो ये टाइम पीरियड ऑफ सोर्स एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इन द सोर्स। तो ये तो एक तरह से अपने आप को स्टेशनरी मानेगा, इसको अपना वेलोसिटी नहीं दिखाई देगा, इसको क्या लगेगा कि ये ऑब्जर्वर उधर भाग रहा है। तो इस फ्रेम में क्या हो गया? सोर्स तो हो गया रेस्ट पे, लाइट जा रही है इधर सी से, ये कहेगा कि लाइट तो सी से जा रही है, इसका लेमडा इतना है, और ये जो ऑब्जर्वर है ना वो दूर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। ठीक है, सोर्स ने ये कहा कि मैं तो रेस्ट पे हूं और वो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, और ये जो लाइट है वो सी से उसका पीछा कर रही है, और उसकी वेवलेंथ इतनी है, मैंने अपना टाइम पीरियड नाप लिया है। टाइम पीरियड ऑफ सोर्स एज सीन बाय द सोर्स। अब ये सोर्स क्या देख रहा है? उस ऑब्जर्वर को इस वेवलेंथ को सुनते हुए देख रहा है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वर, इसको हियर करने में, एज सीन बाय द सोर्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन सी माइनस वी सेपरेशन, ऐसा आ जाएगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं सी इंटू टी सोर्स सी माइनस वी सेपरेशन। अब ये जो टाइम का कैलकुलेशन आया, हमने लिखा है डेल्टा टी ऑफ ऑब्जर्वेशन एज सीन बाय द सोर्स, जो कि सोर्स ने कैलकुलेट किया है, जिसकी वैल्यू है सी टी एस एस डिवाइडेड बाय सी माइनस वी सेपरेशन। ये तो लगभग आपको पुराने जैसे लग रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा अलग नहीं किया, लग रहा है जैसे पहले साउंड में किया था ना, सेम टू सेम है, बस अब टाइम का कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि डेल्टा टी ऑफ मूविंग इज इक्वल टू डेल्टा टी स्टेशनरी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। तो अब ये जो सोर्स क्या देख रहा है कि इस ऑब्जर्वर ने, कि ये जो ऑब्जर्वर ने सुना है, ये जो टाइम ऑब्जर्वर के हिसाब से देखेंगे तो ये इसके हिसाब से तो इसकी घड़ी मूव कर रही है, तो मूव करने वाला जो टाइम है वो ये आ जाएगा डेल्टा टी ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स, और ये हो जाएगा डेल्टा टी ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। वही टाइम ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या होगा? अगर ऑब्जर्वर खुद देखेगा तो उसकी घड़ी तो रुकी हुई होगी, तो उसके हिसाब से हो जाएगा स्टेशनरी वाला केस। तो डेल्टा टी ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाय सी का स्क्वायर। तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो उठा करके यहां रख देता हूं। तो ये हमारे पास में आ गया सी टी एस एस अपॉन सी माइनस वी सेपरेशन। यहां पर वी सेपरेशन वही है, इसकी घड़ी वी से चल रही है, तो वी सेपरेशन के बराबर ही आ गया, यहां पर ऐसा आ गया। तो अभी इसको थोड़ा सी मल्टीप्लाई करके सी से काट देंगे, तो डेल्टा टी ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर
अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी सेपरेशन का स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस एस अपॉन सी माइनस वी सेपरेशन। इसका उल्टा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा 1 अपॉन डेल्टा टी ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो इसको मैं ले गया इस तरफ और फिर इसको उल्टा कर दिया, तो ये हो गया सी माइनस वी सेपरेशन अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी सेपरेशन का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन टी एस एस। सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। फाइनल फार्मूला आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सी माइनस वी सेपरेशन अपॉन सी प्लस वी सेपरेशन इंटू एफ। तो इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। मैं फिर से बता दूंगा कि मैंने क्या किया है, एक बार ये नोट कर लीजिए। मतलब लगभग वही डेरिवेशन है, बस इसमें टाइम को पुट करते वक्त इसमें दो बातें इस्तेमाल हो रही है कि जो साउंड की स्पीड है, मतलब जैसे अपन पहले मानते थे लाइट की स्पीड एक ही रहेगी दोनों के लिए। पहले हमारे लिए साउंड की स्पीड हम चेंज कर लेते थे, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा है कि टाइम का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। हमने ये लिखा है कि जब भी कोई घड़ी चल रही होगी तो उसका टाइम एक स्टेशनरी घड़ी के हिसाब से ये रिलेशन दे रखा है हमने। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन क्या किया है कि घटना क्या थी, एक सोर्स था वो दूर जा रहा था और वो लाइट पैदा कर रहा था और एक ऑब्जर्वर था जो रेस्ट पे था। मान लीजिए कि हमको दिखाई दे रहा है ऐसा, हमको सोर्स दिखाई दे रहा है, एक ऑब्जर्वर दिखाई दे रहा है, लाइट इधर जा रही है। अब हमने इसको सॉल्व किसके फ्रेम में किया है, सोर्स की फ्रेम में। तो सोर्स क्या सोचता है कि मैं तो नहीं चल रहा हूं, सोर्स की फ्रेम में चले जाएंगे तो सोर्स तो रेस्ट पे दिखाई देगा। सोर्स को लाइट की स्पीड सी ही दिखाई देगी, ऐसा नहीं कि वी सेपरेशन प्लस सी दिखा देंगे। सोर्स खुद को रेस्ट पे मानता है, लाइट की स्पीड वही मानता है, पर उसको ऑब्जर्वर रेस्ट पे नहीं दिखाई देगा, ऑब्जर्वर उसको वी सेपरेशन से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। इसने सोर्स ने अपनी घड़ी, क्योंकि सोर्स खुद रेस्ट पे, इसके पास एक घड़ी रखी हुई, उस घड़ी से वो टाइम नापेगा और वो अपने हिसाब से स्पीड, यानी हमेशा हम जानते हैं कि हर चीज एक ही फ्रेम में सॉल्व की जाएगी, टाइम भी स्पीड भी सब कुछ उसी के हिसाब से सॉल्व होगा। तो सोर्स कैलकुलेशन कर रहा है तो सोर्स के हिसाब से कैलकुलेशन चल रहा है। तो सोर्स ने देखा है कि इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड इतना है, तो टाइम पीरियड ऑफ सोर्स एज सीन बाय द सोर्स ये है। एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ तो एक वेवलेंथ बनती है, तो सी इंटू टी एस एस से हमें एक लैम्डा मिल गया। ये वेवलेंथ आगे सी स्पीड से जा रही है। तो सोर्स उस ऑब्जर्वर के बारे में सोच रहा है कि वो कैसे कैलकुलेट करेगा। तो उसका ये मानना है कि ये लाइट तो सी से जा रही है और वो वी सेपरेशन से जा रहा है, तो ये इसका पीछा कर रही है सी माइनस वी सेपरेशन से। इसकी लेंथ इसी ने मेजर की, ये वाली लैम्डा, सब कुछ इसी के लिए कैलकुलेशन चल रहा है। तो इसने जो लेंथ कैलकुलेट की, इस लेंथ को सुनने में इसको कितना टाइम लगेगा उसने टाइम निकाल लिया। ये जो टाइम टेकन बाय द ऑब्जर्वर फॉर द सोर्स, यानी ये सोर्स ये सोच रहा है कि इसकी घड़ी में ऐसा टाइम हुआ होगा। फिर हम ये जानते हैं कि इसके हिसाब से इसकी घड़ी तो मूविंग है, तो मूविंग घड़ी जो होती है उसका टाइम स्टेशनरी घड़ी से ऐसा हो जाएगा। तब ये जो ऑब्जर्वर खुद है उसके रेस्पेक्ट में इसका जो टाइम होगा वो तो स्टेशनरी वाला टाइम हो जाएगा। तो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द ऑब्जर्वर ये आ जाएगा यहाँ पर, जो इसको हियर करने में ऑब्जर्वर जो टाइम लेगा। तो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, तो उसकी घड़ी तो रेस्ट वाली आ गई। और ये घड़ी इसने देखी, इसकी घड़ी चलती हुई, तो चलती हुई घड़ी का टाइम, यानी इसने ये वाला क्वांटिटी मेजर किया होगा। तो अब ये वाली क्वांटिटी हमने यहां से निकाल करके ये रखी थी, इसको इधर राइट हैंड साइड में रख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया।
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है कि ऑब्जर्वर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑब्जर्वर ने जो टाइम नापा होगा खुद के हिसाब से उसका 1/t होगा, तो उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है 1/t, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आप जानते हो कि कोई चीज दूर जाती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होती है। तो पुराने वाले फॉर्मूले में c माइनस वी ऐसा आता था, अब ये c माइनस वी सेपरेशन अपॉन c प्लस वी सेपरेशन। अच्छा, ये फॉर्मूला सेम ही है, चाहे सोर्स दूर जाए चाहे ऑब्जर्वर दूर जाए, जब भी दूर जाएंगे ऐसा आ जाएगा, और जब भी पास आएंगे तो ये इसका साइन प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। वी सेपरेशन अगर अप्रोच करेंगे तो नेगेटिव रख देंगे साइन के साथ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, अपने आप ही कैलकुलेशन से आ जाएगा। ठीक है, अब अगर लेमडा कैलकुलेट करना है तो लेमडा ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, c/f ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां से निकल जाएगा लेमडा ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो c/f ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा ना। इसका उल्टा कर देंगे तो लेमडा ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ c प्लस वी सेपरेशन अपॉन c माइनस वी सेपरेशन, और ये हो जाएगा लेमडा। तो वेवलेंथ भी चेंज हो गई है, जबकि अपन ने ये देखा था कि हमारे पुराने कैलकुलेशन में वेवलेंथ नहीं बदलती थी। हम कहते थे कि सोर्स ने साउंड को जाते हुए देखा, ऑब्जर्वर ने साउंड को आते हुए देखा, क्या देखा, एक ही लेमडा देखा, एक ही वेवलेंथ मानते थे। अब यहाँ पर स्पीड तो सेम है, फ्रीक्वेंसी बदल गई दोनों के लिए, तो इसलिए वेवलेंथ भी बदल गई। ठीक है, तो इस तरह से डॉपलर इफेक्ट जो हमने किया है सोर्स की फ्रेम में मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। आप इसको ऑब्जर्वर की फ्रेम में करके देख सकते हो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब अपनी तरफ से ट्राई कर लेना, मैं यही रोक देता हूं। लास्ट स्टेप में सी कहां चला गया ना, मैंने सी कहीं खो दिया ऐसा कहना चाह रहे हो। यहां पर एक सी था फॉर्मूले में, ये जो सी स्क्वायर था ना, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से सी ऊपर चला, एक सी ऊपर जाएगा ये, तो ये वाला सी जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये वाला सी यहां से आपस में काट दिया मैंने, दिखाया नहीं वो। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब होमवर्क की बात कर लेते हैं अपन। तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट मैंने बता दिया है, आप इसमें से अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा चेक करना चाहते हैं तो आंसर तो ये हो गया, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। अप्रोच करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो ये है। इसमें थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेशन की फॉर्मेट में कुछ लोग इसको याद रखते हैं, फॉर्मूले को ऐसा भी याद रखते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसा याद रखते हैं। ये जो अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन है, सी ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस वी सेपरेशन अपॉन सी अपॉन 1 प्लस वी सेपरेशन अपॉन सी इंटू एफ। इसको लोगों ने याद कर रखा है बीटा, वी सेपरेशन अपॉन सी को, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। यानी जो भी स्पीड दी होगी लाइट के साथ किस रेशो में है उसमें आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। बाइनोमियल लगा के इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो जरूरत पड़ने पर, जो कि प्रैक्टिकली करना पड़ता है सवाल करते वक्त। और अगर कंपेरेबल स्पीड होती काफी तब तो एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें हो गया आपके लिए। अब वेव ऑप्टिक्स में आपने एक्सरसाइज 1 तो निपटा ही दिया था, अब एक्सरसाइज, अब इसमें सिर्फ पोलराइजेशन बचा जो मैं अगली क्लास में बता दूंगा, खत्म हो जाएगा फिर ये। अब आप अपनी तरफ से क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज 2 के अंदर सवाल कीजिए। आप पार्ट 1 कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और पार्ट 2 भी कर सकते हैं आप, ज्यादा सवाल नहीं है। आप ऐसा ही कर लीजिए कि एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लीजिए। ठीक है, और एक डीपीपी कर लीजिए। डीपीपी नंबर कौन सा है, पार्ट 2 का लास्ट सेक्शन अभी कर लीजिएगा, एक वो बचा हुआ है एक्चुअली, एक पोलराइजेशन, उसके बाद जो भी टॉपिक छोटा सा बचा ना बता देंगे।
ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लीजिए। डीपीपी नंबर B15 कह रहे हैं आप, ठीक है, B15 अपन डिस्कस कर लेंगे। ये रखते हैं अपन यहाँ आज की क्लास में, ठीक है, ये रोकता हूँ, फिर आपके आगे क्लास होगी शायद।